तो बेटा हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में डिस्कशन किया कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर विपाटन होगा और किस किस प्रकार से सीएफटी के बारे में स्टडी करी जाएगी। नेक्स्ट हमारा काम बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में पढ़ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो प्रकार की संरचनाएं बनती है, एक तो वर्गाकार समतलीय और एक चतुष्फलकीय। परंतु वर्गाकार समतलीय आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पर चतुष्फलकीय के बारे में। चतुष्फलकीय में किस प्रकार से होगा, क्या क्या होगा देखते हैं बेटा। तो जब समन्वय संख्या 4 हुए, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्पेसिफिकली जब sp3 होगा यानी कि चतुष्फलकीय होगा, तब हम बात करेंगे। देखिए क्या क्या बात है। चतुष्फलकीय संरचना में कोई भी लिगेंड डी कक्षक की तरफ सीधे अग्रसित नहीं होता। पहली बात तो इसका मतलब क्या है समझेंगे एक करके, पहले आप पॉइंट देखिए। लिगेंड एवं T2G कक्षकों के मध्य कोण क्या है 35 डिग्री का, और लिगेंड एवं EG कक्षकों के मध्य कोण क्या है बेटा 55 डिग्री का। समझना बेटा बात ध्यान से। देखो अगर हम चतुष्फलकीय आकृति देखते हैं तो चतुष्फलकीय कुछ इस प्रकार होता है बेटा। याद है आपको चतुष्फलकीय कुछ इस प्रकार होता है, ये आपने बनाया हुआ बेटा चतुष्फलकीय ऐसे बनेगा, ये एक, ये दो, ये तीसरा बंद यहां पर और चौथा बंद यहां पर। यह आपने कई बार संरचना देखा हुआ है। चतुष्फलकीय की अगर बात करी जाए तो चतुष्फलकीय के अंदर कोई भी बंद अक्ष पर नहीं होता। याद है बेटा आपको चतुष्फलकीय कैसे बनता था। चतुष्फलकीय में कोई भी बंद अक्ष पर नहीं होता, और यहीं पर यह अंतर आता है इसमें और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अष्टफलकीय में हमने देखा था कि सभी प्रकार के बंद कोण जो थे वो कैसे थे बेटा, या तो 90 डिग्री का था या 180 का था। चूंकि अक्ष के मध्य भी कोण या तो 90 का होता है या 180 का होता है, तो वहां पर हमने ये बात समझी थी कि लिगेंड जो आता है वह अक्ष पर आता है। अब जब लिगेंड यहां पर आएगा तो उसमें क्या अंतर है, तो लिगेंड आता है बेटा अक्ष पर, और डी कक्षक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में थे भी कहां पर, अक्ष पर। तो जो कक्षक एक्स पर थे या वाई पर थे, या जो कक्षक एक्स पर एक्सिस पर थे, उन कक्षकों में अधिक प्रतिकर्षण था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। परंतु हम ये बात जानते हैं कि टेट्राहेड्रल के अंदर अगर बात करें, चतुष्फलकीय में बात करें, तो कोण कितना होता है बेटा हमारे पास में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है सामान्यतः। ये कोण होता है ना बेटा। अब ये कोण कैसा है, ना तो 90 का कोण है ना ही 180 कोण है। इसका मतलब ये कोण कैसा है, ये कोण है बीच का। इसका मतलब अब जब लिगेंड आएगा तो वो कहां आएगा बेटा, एक्सिस पे ना आकर के उसको लिगेंड एक्सिस के बीच में आना पड़ेगा। तो बात यहां पर यह कि जो हमने डी कक्षकों के विपाटन के बारे में बात करी थी, हमने क्या बात करी थी कि डी कक्षकों का विपाटन कैसे होता था बेटा। आपको याद है दो सेट बनते थे, कौन कौन से, EG और T2G वाले। T2G वाले कौन कौन से, जो कि थे निरक्षीय, DXY, DYZ और DZX। ये तीनों कक्षक कहां पर स्थित है बेटा, अक्ष के बीच में। तो जब टेट्राहेड्रल संरचना बनेगी, मतलब कि जब चतुष्फलकीय संरचना बनेगी, तो अब की बार लिगेंड भी कहां पर आएगा बेटा, अक्ष के बीच में आएगा, ना कि अक्ष पर आएगा। इसका मतलब अब की बार ऐसे डी कक्षक जो कि अक्ष के बीच में बैठे हुए हैं, मतलब कि T2G वाले कक्षक, उनको अधिक प्रतिकर्षण महसूस करना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो क्या हो रहा था कि ऐसे डी कक्षक जो कि अक्ष पर थे, मतलब कि EG वाले, उनको अधिक प्रतिकर्षण महसूस करना पड़ रहा था, तो उनका ऊर्जा स्तर उच्च चला गया था। परंतु अब की बार ठीक रिवर्स होगा। अब की बार क्या होगा, क्योंकि बंद कोण ही इस प्रकार का है कि जहां आपको लिगेंड को अक्ष पर ना लाकर के अक्ष के बीच में लेकर के आएंगे, और अब ऐसे डी कक्षक जो कि अक्ष के बीच में, मतलब कि निरक्षीय, मतलब कि DXY, DYZ, DZX, ये अधिक प्रतिकर्षण महसूस करेंगे। कुल मिला के बात यहां पर ये अभी देखेंगे बेटा इसका बॉक्स डायग्राम कैसे बनता है। देखें तो बात यहां पर ये बेटा देखो, इसलिए DXY, YZ, DZX, T2G ऑर्बिटल जो है हमारे पास में, ये T2G ऑर्बिटल जो है, इनमें क्या होगा, DZ2 EG ऑर्बिटल की तुलना में अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। ये जो EG ऑर्बिटल इनके मुकाबले में अधिक प्रतिकर्षण बता चुका हूं बेटा मैं आपको। इस प्रकार डी कक्षक के दो समूह विभाजित हो जाते हैं जो कि अष्टफल के संकुल में विपरीत है। DXY डिवाइड DZX कक्षकों का ऊर्जा स्तर अधिक हो जाता है बेटा, याद देख चुके हैं। जैसे कि ये है बेटा देखो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी, जिसके बारे में हम देख करके आ चुके हैं। चतुष्फलकी संरचना है बेटा ये देखा बेटा अभी हमने क्या देखा कि लिगेंड यहां से आएगा। अब जब लिगेंड को यहां से आना है तो ये लिगेंड बेटा इस तरीके से यहां पर आएगा, 1 2, ये तीसरा लिगेंड, ये चौथा लिगेंड ऐसे आएगा। तो लिगेंड कब आ रहा है, लिगेंड आ रहा है एक्सिस के बीच में। एक्सिस के बीच में आ रहा है मतलब क्या है कि अब की बार जो एनर्जी लेवल T2G का है वो चला जाएगा ऊपर, और EG का रहेगा बेटा क्या नीचे। ये रहेगा बेटा बीच में बेरी सेंटर रहेगा, बेरी सेंटर है, कुछ चले जाएंगे ऊपर, कुछ चले जाएंगे नीचे। तो अब की बार का बेटा ठीक उल्टा बनेगा बेटा किससे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से। तो देखो बेटा यहां पर क्या हुआ, स्टेट 1 है बिल्कुल सेम टू सेम पहले की तरह। स्टेट 2 जब लिगेंड इसके नजदीक आएंगे संरचना बनेगी। अब क्या होगा बेटा, ऐसे डी कक्षक जो कि T2G वाले हैं उनका ऊर्जा स्तर ऊपर चला गया, और EG वालों को ऊर्जा स्तर नीचे चला गया। अंतर क्या बेटा देखो, बीच वाला बेरी सेंटर ही रहेगा। अब के बाद डेल्टा T का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो बेटा वहां डेल्टा O था क्योंकि ऑक्टाहेड्रल था, अष्टफलकीय था। यहां डेल्टा T है क्यों, क्योंकि ये चतुष्फलकीय है, टेट्राहेड्रल है। तो चतुष्फलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कैसे बताएंगे बेटा, इसके बारे में हमने देख लिया। यहां पर देखो बेटा बिल्कुल सेम टू सेम में कुछ अंतर नहीं है। अंतर क्या है, आपकी बात T2G वाले ऊपर चले गए और EG वाले नीचे चले गए, ऐसे बता सकते हैं। अब जैसे हमने बेटा वहां पर CFS निकाली थी, यहां पर CFS से निकाल सकते हो आप, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र
स्थायित्व ऊर्जा कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमारे पास में जो 5 डी का कक्षक है, ये हमारे पास 5 डी का कक्षक है, ये इसमें बेटा विपाटन हो गया ना बेटा, विपाटन, ऐसे विपाटन हो गया। विपाटन होने के बाद क्या बना बेटा हमारे पास में, हमने ये बात देखा कि विपाटन जब हो गया तो 3 डी कक्षक तो ऊपर चले गए, ये 3 डी कक्षक ऊपर चले गए और 2 डी कक्षक नीचे रह गए। जो 2 डी कक्षक नीचे रह गए कौन से बेटा हमारे पास में, ईजी वाले, और जो ऊपर चले गए बेटा कौन से हमारे पास में, T2G वाले। बीच में क्या है बेटा हमारे पास है, बीच में है हमारे पास बेरी सेंटर, ठीक है, ये है बेटा हमारे पास है बेरी सेंटर। अगेन वही वाला काम करेंगे जो हम पहले करके आए, मतलब कि एनर्जी के हिसाब से बताएंगे। देखो बेटा यहां से लेकर यहां तक का अंतर क्या है बेटा हमारे पास में, ये है हमारे पास में डेल्टा टी, मानते हो बेटा डेल्टा टी है, ठीक है। अब ऊपर वाले का हिस्सा कितना होगा, तो बेटा ऊपर डब्बे कितने बनेंगे, देखो बेटा एक डब्बा ये बनेगा, दूसरा डब्बा ये बनेगा, तीसरा डब्बा ये बनेगा, 3 डब्बे ऊपर बनेंगे और 2 डब्बे नीचे बनेंगे। तो नीचे वाला हिस्सा कितना बनेगा, देखो नीचे वाला हिस्सा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ऊपर वाला हिस्सा बेटा, नीचे वाला हिस्सा क्या होगा बेटा, नेगेटिव, ऊपर वाला हिस्सा बेटा पॉजिटिव होगा। तो बेटा ऊपर वाले खाते में कितना आएगा, एक के पास कितना बेटा, देखो 3 है टोटल है 5, तो 3/5 क्या आएगा बेटा, 3/5 डेल्टा टी, ठीक है। नीचे क्या है बेटा 2/5 डेल्टा टी, क्लियर है बात। अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वाले का साइन नेगेटिव है, ऊपर वाले का साइन पॉजिटिव है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का सूत्र क्या बनेगा। देखो ऊपर में क्या है बेटा T2G, क्या करूंगा इसको इस मान से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा यहां पे देखो 2/5, क्या लिखूंगा मैं इसको, प्लस 2/5 डेल्टा टी मल्टीप्लाई किससे करूंगा बेटा मैं इसको, मल्टीप्लाई करूंगा n ऑफ T2G, n ऑफ T2G का मतलब समझ आ रहा है आपको, T2G में क्या इलेक्ट्रॉन है, यहां तक क्लियर है बात। अब क्या करूंगा बेटा, प्लस करूंगा क्या, ये वाला हिस्सा इस साइन के साथ, तो ये क्या होगा बेटा माइनस ऑफ 3/5 डेल्टा टी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n ऑफ Eg, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, इस हिस्से को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस हिस्से को इससे मल्टीप्लाई कर रहा था, ये बना दिया मैंने, प्लस अगर कुछ पेयर बने, अगर कुछ युग्म बने n इंटू पी, तो बेटा np का मतलब अगेन वही है, n का मतलब क्या युग्म कितने बनेंगे, p का मतलब क्या युग्मन ऊर्जा। सॉल्व करूंगा मैं इसको तो क्या आएगा बेटा मेरे पास में, देखो 2/5 का मतलब क्या है, प्लस 0.4, तो प्लस 0.4 डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय n ऑफ T2G, इसको सॉल्व करूंगा बेटा क्या आएगा, माइनस ऑफ 0.6 डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय n ऑफ Eg और प्लस np, ये मेरे पास में कुल ऊर्जा बनकर के आ जाएगी। तो बेटा मेरे पास में सूत्र किसका आ गया, CFSC का। किसके लिए आया बेटा मेरे पास में ये सूत्र, टेट्राहेड्रल के लिए, चतुष्फल के लिए आया। तो जैसा आपने बना के बताया था आपको अष्टफल के लिए, बिल्कुल सेम टू सेम बता सकते हो बेटा आप किसके लिए, चतुष्फल के लिए भी आप बता सकते हो बेटा, सेम टू सेम आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो। तो बेटा इसके बेस पर आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे, मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो चुकी है, आप ऐसे यहाँ पर कंपेयर करके बता सकते हो। अब यहां पर सवाल ये आता है कि सर आपने हमें बीबीटी पढ़ा दी, आपने हमें सीएफटी पढ़ा दी, हमें कैसे पता पड़ेगा कब अप्लाई करना है। तो मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, सुनिए ध्यान से। अगर आपके सामने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का सवाल आता है, किसका आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का अगर आपके सामने सवाल आता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के सवाल को हल करने के लिए आप सीएफटी का उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि बीबीटी का उपयोग नहीं कर सकते, पर मैं आपको यह रिकमेंड कर रहा हूं कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का इस्तेमाल, 6 का प्रयोग करने के लिए, 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीएफटी का उपयोग करें। उसके अलावा अगर आपके सामने 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई और आ जाए, तो आप हमेशा क्या करेंगे, बीबीटी का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो चुकी है कब क्या अप्लाई करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, सीएफटी अप्लाई करेंगे। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई और आ जाए, तो आप क्या करेंगे बेटा, वहां पर बीबीटी इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बीबीटी से आंसर नहीं मिलेगा, पर आपको आंसर सही और फास्ट इससे ही मिलेगा। तो बेटा ये मेरा तरीका था आपको यहाँ पर बताने का। यहाँ पर बेटा क्या है, हम स्प्लिटिंग के बारे में देख चुके हैं, अब इसके बारे में और भी कॉन्सेप्ट आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो बेटा अभी हम लोगों ने बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कस किया। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें डिस्कस करनी है, जिसके बारे में एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन दे रखा है बेटा, वो होता है किसी संकुल के स्थायित्व के बारे में। मतलब कि अगर हमसे कभी किसी संकुल के स्थायित्व के बारे में पूछा जाएगा तो हम किस प्रकार से उसका आंसर देंगे। तो बेटा संकुल के स्थायित्व का आंसर देने के लिए आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री का। जैसे कि यदि किसी संकुल के निर्माण की बात करी जा रही है, तो संकुल का निर्माण कैसे होगा कि बेटा कोई धातु होगा, वो एक्स अमाउंट ऑफ लिगेंड के साथ में जुड़ करके कुछ संकुल यौगिक इस प्रकार से निर्माण कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि यौगिक का निर्माण हुआ MLX, इसके ऊपर क्या है बेटा, पावर है कुछ प्लस और माइनस के रूप में, n कुछ भी हो सकता है बेटा, x अमाउंट में है। अब यदि किसी भी प्रक्रिया में, किसी प्रक्रम में अगर हम आपसे बोले कि इसका फॉर्मेशन का कांस्टेंट क्या होगा, तो बेटा यहां पर हम बताएंगे KF का मतलब क्या बेटा, फॉर्मेशन कांस्टेंट। जैसा कि बेटा आप लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ करके आते हैं, साम्य अवस्था में पढ़ करके आते हैं ना बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं बेटा आप लोग, तो वहां पर आप क्या लिखते हैं बेटा, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं K फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात करूं,
तो मैं क्या बोलूंगा इसको, तो बेटा के फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा बेटा, इसका कंसंट्रेशन होगा बेटा mLx प्लस माइनस n, जो भी इसके ऊपर चार्ज होगा बेटा, प्लस माइनस का मतलब है इसके ऊपर क्या चार्ज है, आवेश क्या है, बटे में क्या होगा बेटा m होगा, m की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो, और बगल में क्या होगा बेटा l की पावर में x होगा। मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को ये सब बातें पहले से पता है, ये सब बातें फिजिकल केमिस्ट्री में सीख करके आते हैं। बस इसी बात को क्या बोलेंगे बेटा, हम फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलेंगे। मतलब kf जो है बेटा, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब फॉर्मेशन कांस्टेंट की अगर बात करी जाए तो फॉर्मेशन कांस्टेंट किस तरीके से बताया जाएगा, तो बेटा इसके बेस पर आपसे पूछेगा कि बताइए किसका फॉर्मेशन कांस्टेंट हाई है। तो नेचुरल सी बात है कि जिस कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व अधिक होगा, जिसके लिए mLx की पावर अधिक होगी, अगर इसकी पावर अधिक हो रही है, अगर इसकी मात्रा अधिक है, इसका मतलब kf की मात्रा भी अधिक हो जाएगी। kf की मात्रा अधिक है मतलब कि संकुल का निर्माण और अधिक तरीके से होना चाहिए। तो जिसके अंदर Lx इसके सांद्रता अधिक है, वहां पर ये अधिक हो जाएगा, और जहां पर ये कम हो जाएगा वहां पर इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। इसको बता सकते हैं बेटा लिगेंड की स्ट्रेंथ के बेस पर। जैसे जैसे लिगेंड का सामर्थ्य बढ़ेगा, अगर हम लिगेंड की बात करें बेटा, अगर लिगेंड का सामर्थ्य बढ़ता है तो लिगेंड का सामर्थ्य बढ़ने पर क्या होगा बेटा, यौगिक है उसका स्थायित्व, जो संकुल है उसका स्थायित्व भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो संकुल का स्थायित्व यदि बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी पावर बढ़ेगी। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई यौगिक दे दिया जाए, एक यौगिक दिया गया है बेटा आपको H2O का, एक यौगिक दिया गया बेटा आपको अमोनिया का, और एक यौगिक दिया गया बेटा आपको NO2 माइनस का। मान लीजिए आपके सामने 3 यौगिक दिए गए और आपसे पूछा कि बताओ इसमें KF का क्रम क्या होना चाहिए। कि मान लीजिए इसके लिए KF के वैल्यू दे रहा है बेटा KF1 है, इसके लिए बेटा KF2 है, इसके लिए बेटा KF3 है। तो बेटा ऐसे केस के अंदर आप ऐसे बता सकते हो। तो आपको कोई वैल्यू पता नहीं होनी चाहिए, आप बस कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर कैसे करोगे, जहां पर लिगेंड का सामर्थ्य अधिक होगा वहीं पर KF का मात्रा अधिक होगा। तो यदि हम यहाँ पर लिगेंड के सामर्थ्य की बात करते हैं तो लिगेंड के सामर्थ्य का क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा लिगेंड के सामर्थ्य का। हमें पता है कि वीक फील्ड रहता है बेटा H2O, उससे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा बेटा अमोनिया, और उससे स्ट्रॉन्ग होगा बेटा NO2 माइनस। याद है EDT अमोनिया आर इन NO2 ये NO2 माइनस। तो बिल्कुल ये का ये क्रम क्या हो जाएगा बेटा, KF का क्रम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, H2O के लिए KF1 है तो KF1 की मात्रा सबसे कम, उससे बड़ी मात्रा KF2 की हो जाएगी, और उससे बड़ी मात्रा इसके लिए KF3 के लिए हो जाएगी। इस तरह से हम बता सकते हैं। अच्छा इसका रिवर्स क्या हो जाएगा बेटा, तो रिवर्स को अगर आप बताओ तो इससे बता सकते हो बेटा K डैश एफ बता सकते हो। तो जिसके लिए KF की मात्रा उच्च हो जाएगी उसके लिए K डैश एफ की मात्रा निम्न हो जाएगी। तो बता सकते हैं बेटा कि KF जो होगा हमारे पास में ये भी समानुपाती होगा बेटा किसके लिए, K डैश एफ के लिए। जिसके लिए KF की मात्रा उच्च होगी उसके लिए K डैश एफ की मात्रा निम्न हो जाएगी। तो बेटा इस तरीके से यहाँ पर स्थायित्व के बारे में बात कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास में CFT वाला टॉपिक जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब CFT वाला टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारे पास अगला टॉपिक जो आता है बेटा वो आता है रंग, कलर प्रॉपर्टी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि कलर प्रॉपर्टी के बेस पर रंग के गुणधर्मों के आधार पर सवाल एग्जाम में लगातार पूछे आते रहे। पहली बात तो बेटा रंग के बारे में अगर बात करी जाए तो रंग के बारे में ऐसा नहीं कि आप पहली बार ही सुन रहे हैं, रंग के बारे में पहले भी सुनकर के आ चुके हैं। जैसे कि याद करो बेटा केमिकल बॉन्डिंग में आपने ध्रुवण कॉन्सेप्ट सीखा था, याद है बेटा मैंने आपको रंग बताए थे AgF, AgCl, AgBr, AgI। ये बताया था कि अगर ध्रुवण की मात्रा बढ़ती है तो सहसंयोजक लक्षण बढ़ने की वजह से रंगों की तीव्रता बढ़ जाती है, याद करो बेटा। फिर उसके बाद बेटा पी ब्लॉक चैप्टर में आपने क्या सीखा था बेटा, होमोलुमो ट्रांजिशन सीखा था बेटा। होमोलुमो में किस तरह संक्रमण होगा, याद है आपको F2Cl2 Br2I2 का आपने रंग देखे थे, वहां पर क्या था बेटा, होमोलुमो था। तो होमोलुमो था, ये सब बातें थी। उसके अलावा अब आप संकुल के अंदर अगर बात करें तो बेटा यहां पर भी रंग होते हैं। हमने बेटा वर्नर के सिद्धांत में देखा था कि अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। अब रंग के बारे में अगर बात करी जाए तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आप पहले ही 2 थ्योरी पढ़ करके आ चुके हैं, इसके अलावा और कॉन्सेप्ट भी होते हैं। अच्छा अगर रंग की बात करी जाए बेटा तो रंग जो होता है उसको आप क्लियरली कभी भी नहीं बता सकते। मतलब क्लियरली अगर आपके सामने को पूछे कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट कलर ऑफ दिस कंपाउंड, तो बेटा आप कभी भी इसका एग्जैक्ट कलर नहीं बता सकते अगर आपको उसका वैल्यू पता नहीं हो। मतलब कि अगर बात करें, देखिए अगर बात करें बेटा एनर्जी के बेस पर, सुनना बेटा ध्यान से, एनर्जी क्या होता है हमारे पास में, एनर्जी होता है बेटा hc/λ। ये सभी बच्चे जानते हैं बेटा hc/λ, या फिर अगर मैं लिखूं तो क्या होता है बेटा एनर्जी बराबर hν। तो अगर मुझे कभी किसी यौगिक के लिए या तो लैम्डा का मान पता हो तो मैं एनर्जी बता सकता हूं, या मुझे एनर्जी का मान पता हो तो लैम्डा बता सकता हूं, या एनर्जी का मान पता हो तो मैं न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी का मान बता सकता हूं। परंतु यदि मुझे दोनों में से कोई भी एक चीज पता नहीं है, या फिर हमें मान लीजिए अगर हमें पता नहीं वैल्यू किसी का भी, तो हम डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते। अब कलर के बारे में अगर बात करी जाए तो बेटा कलर दिखते हैं हमें कौन कौन से, सभी बच्चे जानते हैं बेटा विबग्योर रंग होते हैं बेटा, सब बच्चे जानते हैं बेटा विबग्योर कलर होता है। कलर स्पेक्ट्रम जानते हैं बेटा सभी लोग, क्या होता है बेटा विबग्योर होता है, VIBGYOR। मेरे हिसाब सब बच्चों को इस बात के बारे में पता है पहले से। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब कैसा बेटा क्या होते हैं, रंग होते हैं। अब अगर हम कलर स्पेक्ट्रम की बात करें तो बेटा ये वो रंग है जो कि हमको हमारी आंखों से दिखाई देते हैं। मतलब इट कैन बी सीन विद अवर नेकेड आई, नॉर्मल आंखों से हम इसको कलर को देख सकते हैं। यहां पर अगर कलर के हिसाब से बात करी जाए तो बेटा इसके आगे क्या होता है, यूवी रीजन होता है, इसके बाद में क्या होता है बेटा इंफ्रारेड रीजन होता है। अगर हम इधर से इधर की ओर जाते हैं,
अगर हम इधर से इधर की ओर जाते हैं तो लगातार बेटा एनर्जी के मान में कमी आती है, और अगर एनर्जी के मान में कमी आएगी तो लैम्डा के मान में बढ़ोतरी आएगी। तो बेटा यूवी रीजन जो होता है और इंफ्रारेड रीजन जो होता है, इसको हम हमारी आंखों से देख नहीं सकते। हमारी आंखों से क्या देख सकते हैं बेटा, हम विबग्योर वाले रीजन को देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम यहां पर इसके लैम्डा के हिसाब से बात करें तो बेटा इसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर के आसपास तक रेंज चलती है। बेटा मैं आपको इसका एवरेज वैल्यू बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कभी कोई कलर दिखाई देगा तो उसके लैम्डा के आधार पर, लैम्डा का मतलब क्या बेटा, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य के आधार पर हम बताएंगे यहां पर कि क्या क्रम होगा बेटा कलर का। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि यदि कोई तत्व है जिसके लिए लैम्डा का मान क्या आ रहा है बेटा, 500 आ रहा है, तो 500 के बारे में आप कमेंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। 500 के बारे में आप ये तो बोल सकते हो कि वो वॉयलेट से रेड के मध्य होगा, परंतु क्या वो इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा, ये बात आप कमेंट करके नहीं बता सकते। तो बेटा कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर आपको कभी किसी के लिए एग्जैक्ट कलर की बात करी जाए तो एग्जैक्ट कलर आप कभी बता नहीं सकते ऑन द बेसिस ऑफ दिस लैम्डा, लैम्डा के मान के आधार पर या एनर्जी के मान के आधार पर आप कभी नहीं बता सकते। तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, आपको कलर याद रखना होता है। तो बेटा मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनिएगा बात ध्यान से। यहां पर बेटा आपको कुछ रंगों के बारे में बताया जाएगा, कुछ यौगिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा बेटा कि इसका बताइए रंग क्या है। इसमें कुछ तरीके के डेफिनेट तरह के सवाल बनेंगे। पहला सवाल तो आपसे पूछेगा बेटा इसका रंग क्या है, तो रंग के बारे में आपसे सिर्फ वही सवालों के बारे में पूछा जा सकता है जिनके नाम और जिनके स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी मिलेंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको समझाया बेटा, आप कभी भी एनर्जी के बेस पर कंपेयर नहीं कर सकते कि किसी यौगिक का रंग क्या होगा। आप नहीं बता सकते कि जो 600 नैनोमीटर वाला होगा, 650 वाला होगा, उसका कलर ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, आप नहीं बता सकते कलर। तो एग्जैक्ट कलर आपको याद रखना होता है। दूसरा सवाल जो इसमें बनकर के आता है बेटा, आपसे पूछेगा कारण क्या है रंग का। तो बेटा अभी हम रंग के कुछ कुछ कारण के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे बेटा हम यहाँ पर डीडी संक्रमण के बारे में, डीडी ट्रांजिशन के बारे में, और फिर हम देखेंगे बेटा यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम के बारे में। दोनों के बारे में सेपरेटली स्टडी करी जाएगी। तो दूसरा कारण तो आपसे पूछेगा यहाँ पर किस प्रकार से रंग दर्शाया जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा कि इसमें जो लैम्डा का क्रम है उसको बताइए। जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ सवाल दे देगा, उसमें अलग अलग तरीके के लिगेंड उपस्थित होंगे और उन लिगेंडों के आधार पर आपको ये तुलना करके बताना पड़ेगा कि उसमें रंग का क्रम क्या होगा। तो बेटा रंग का क्रम तो बता सकते हो आप, क्योंकि एनर्जी का मान आप देख सकते हो बेटा, एनर्जी का मान यदि घटेगा और लैम्डा का मान बढ़ेगा। अब इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप वहां पर कंपेयर करेंगे। तो मेनली बेटा यहां पर कुछ इस प्रकार के सवाल बनते हैं कि निम्न में से कौन रंगीन होगा या रंगहीन होगा, एक प्रकार का सवाल ये पूछेगा। दूसरा सवाल पूछेगा आपको ये देकर के कि इनमें में से किसका रंग नीला होगा, इस प्रकार से देगा। तो वो रंग तो बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे, इस प्रकार जो आपको एग्जांपल है बताए जाएंगे उसके बेस पर। तीसरा सवाल आपसे पूछेगा कि जो रंग आ रहा है उस रंग के पीछे कारण क्या है, तो कारण वाले सवाल भी आपको बताए जाएंगे। और चौथा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि निम्न आपको यौगिक दिए गए हैं, इन यौगिकों में ऊर्जा का क्रम बताइए या लैम्डा का क्रम बताइए, मतलब तरंग दैर्ध्य का क्रम बताइए। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो बेटा ये कुछ चुनिंदा प्रकार के सवाल यहां पर बनते हैं। इन सभी सवालों का आंसर किस प्रकार से देना है, इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो रही है कि हम रेंज किस तरह बताएंगे बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं। पहले सबसे पहले बात करेंगे हम डीडी संक्रमण के बारे में कि डीडी संक्रमण का मतलब क्या होता है। यहां तक सबको क्लियर है बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। डीडी संक्रमण के बारे में देखते हैं बेटा। देखो नाम क्या है बेटा, डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण के बारे में अगर बात करी जाए तो डी और डी संक्रमण क्या मतलब क्या होता है। संक्रमण का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है बेटा, मूवमेंट करना। जैसे आपने होमो लूमो संक्रमण पढ़ा था कि होमो से लूमो में, लूमो से होमो में, होमो से लूमो में, इस प्रकार से क्या होगा, लगातार इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता रहेगा और इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम संक्रमण बोलते हैं। तो पहला कारण जो आता है बेटा वो क्या होता है हमारे पास में, वो आता है डीडी संक्रमण का होना। अब डीडी संक्रमण का मतलब क्या होता है, इस बात को समझेंगे एक एक करके। पहले आप कुछ पॉइंट समझिए। संकुल यौगिक का रंग जो होगा वो अवशोषित ऊर्जा E तथा अवशोषित तरंग दैर्ध्य डेल्टा ए पर निर्भर करता है। मतलब क्या इस बात का समझिएगा। देखिए अगर कभी किसी संकुल का निर्माण हो रहा है तो सीएफटी थ्योरी क्या बात बोलती है। देखो बीबीटी तो इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, बीबीटी तो यहां पर कोई बताता नहीं है, पर सीएफटी क्या बात बोलती है कि मान लीजिए अगर किसी संकुल का निर्माण हो रहा है तो उसमें किसी न किसी प्रकार की ज्यामिति होगी। थोड़ी देर के लिए मान लो कि लेट अस सपोज एग्जांपल लेके चले ऑक्टाहेड्रल का, मतलब कि अष्टफलकीय का। आप कोई भी एग्जांपल लेके चल सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम कभी किसी अष्टफलकीय यौगिक की बात करें तो बेटा अष्टफलकीय यौगिक का निर्माण हो रहा है तो बेटा वहां पर क्या होगा, विपाटन होगा। जब विपाटन होगा तो कुछ इस प्रकार से क्या होगा बेटा, दो अलग अलग भागों में विभक्त हो जाएगा। कौन कौन से भाग विभक्त होंगे बेटा, एक तो जाएगा बेटा हमारे पास में ईजी वाला हिस्सा, ये होगा बेटा ईजी वाला हिस्सा, और दूसरा क्या होगा बेटा हमारे पास में T2G वाला हिस्सा होगा। दूसरा क्या होगा बेटा हमारे पास में T2G वाला हिस्सा होगा। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक विपाटन हो गया ना, ये क्या डेल्टा होगा मान। अब यहां पर क्या होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हुआ या दो इलेक्ट्रॉन हुआ, जैसे मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ये है। अब यह इलेक्ट्रॉन जो रखा हुआ है नॉर्मल स्थिति में, मान लीजिए कि आपने खुले में रख दिया, तो बेटा खुले में क्या होगा, प्रकाश मिलेगा इसको। प्रकाश मिलने का मतलब इसको ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा को ये खा करके, उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके ये क्या कर सकता है बेटा, उच्च अवस्था में जा सकता है। जब ये ऊपर की ओर जाएगा इस प्रकार से तो ईजी में चला जाएगा। अब ये बात भी आपको पहले से पता है कि बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च अवस्था में स्थायी नहीं रहता,
वो वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएगा और ऊपर से वापसी में नीचे की ओर आएगा, तो वापसी में बेटा क्या करेगा, कुछ फोटोन एमिट करेगा। क्या करेगा बेटा, कुछ फोटोन का एमिट करेगा। और उस फोटोन का यदि एनर्जी या तरंग दैर्ध्य अगर विजिबल रीजन में लाई करता है, मतलब कि 400 से 780 के बीच में अगर लाई करता है, तो बेटा आपको क्या होगा, कलर दिखाई देगा। तो बेटा इस प्रकार से बात यहां बताई गई है कि कलर किस प्रकार दिखाई देगा। तो बेटा आप बात देख सकते हैं कि यदि यहां पर विपाटन नहीं हो रहा होता, तो बेटा सभी एनर्जी लेवल सबके सेम होते, और सबके यदि एनर्जी लेवल सेम होते तो सबके सब क्या होते बेटा, समभ्रंश कक्षक कहे जाते। तो समभ्रंश कक्षक के अंदर तो ऐसा विपाटन का कोई चांस नहीं है, इसका मतलब यहां पर तो कलर प्रॉपर्टी नहीं आएगी। परंतु लिगेंड जैसे आ जाएगा, तो लिगेंड आने की वजह से क्या होगा बेटा, विपाटन होगा। और जब विपाटन होगा तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, और जब वापसी में नीचे की ओर आएगा तो कुछ फोटोन एमिट करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा बेटा, आपको रंग दिखाई देगा। तो बेटा जो आपको रंग दिखाई देता है, यहां पर दो मेन बातें बेटा, एक तो होता है अवशोषित, एक होता है बेटा उत्सर्जित। क्या होता है बेटा, एक तो होता है अवशोषित, एक क्या होता है बेटा, उत्सर्जित होता है। जनरली इस तरीके से होता है, सुनिए के बाद ध्यान से, जनरली सामान्यतः इस तरीके से होता है कि जो कलर अवशोषित होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देता है। क्या बोला मैंने, जो कलर अवशोषित होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देता है। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपके सामने नया शब्द आया, थोड़ी देर बाद आपको इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप इस बात को समझें कि जो कलर अवशोषित होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देता है। मतलब यहां पर क्या बेटा, दो तरह की बात चलेगी, एक तो अवशोषित के हिसाब से चलेगी, एक उत्सर्जित के साथ चलेगी। तो बेटा पॉइंट क्या बोल रहा है सुनिएगा, कि संकुल यौगिक का रंग जो होगा वह अवशोषित ऊर्जा Ea तथा अवशोषित तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि देखो बेटा वो किस पर निर्भर करेगा, डेल्टा O के मान पर निर्भर करेगा। जितना अधिक डेल्टा O का मान होगा, इलेक्ट्रॉन को उतनी अधिक ऊर्जा चाहिए होगी। जब इलेक्ट्रॉन उतना अधिक ऊर्जा ऊपर लेकर जाएगा, तो जब नीचे आएगा तो बेटा उसका न्यू जो होगा वो डेफिनेटली बात इस पर डिपेंड करेगा। इसलिए यहां पर ये बात कही गई है कि यहां पर क्या होगा बेटा, ये डिपेंड करेगा किस पर बेटा, अवशोषित पर। अब अवशोषित का होना और नहीं होना किस पर निर्भर करेगा बेटा, लिगेंड के सामर्थ्य पर निर्भर करेगा। यदि लिगेंड का सामर्थ्य उच्च होगा तो डेल्टा का मान उच्च होगा, डेल्टा का मान यदि उच्च होगा तो एनर्जी का मान यदि उच्च होगा, तो एनर्जी का मान उच्च होने के हिसाब से क्या बताएंगे बेटा, लैम्डा का मान कम होना चाहिए। यदि लिगेंड हमारे पास में वीक फील्ड लिगेंड हुआ, दुर्बल लिगेंड हुआ, तो डेल्टा O का मान कम होगा। डेल्टा O, डेल्टा T कुछ भी हो सकता है, डेल्टा का मान कम होगा। और यदि डेल्टा का मान कम होगा तो आपके सामने रंग जो दिखेगा उसका एनर्जी का मान कम होगा, तो लैम्डा का मान उच्च हो जाएगा। तो बेटा इस प्रकार से यहां पर गणना करके बता सकते हैं। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो रही है कि विपाटन होना बहुत अनिवार्य है, तो इसलिए बेटा क्या होगा यहां पर डी संक्रमण का हो। तो बेटा डी संक्रमण का मतलब क्या है, डी से डी में इलेक्ट्रॉन का जाना। ये भी डी कक्षक है, ये भी डी कक्षक है, तो डी से डी में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तब क्या होगा बेटा, डी संक्रमण दिखाया जाएगा। अब डी से डी में इलेक्ट्रॉन आने के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो देखो बेटा एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं। तो सामान्यतः क्या होता है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, कंडीशन सुनिएगा, कि सामान्यतः ऐसा होगा आपके पास में कि अगर आपसे पूछेगा कि डीडी संक्रमण कौन शो कर सकता है, तो बेटा डीडी संक्रमण को शो करने के लिए विन्यास क्या होना चाहिए, D1 से लेकर के D9 तक के विन्यास जो है ये डीडी संक्रमण शो कर सकते हैं। जबकि D0 और D10 विन्यास जो होगा, जो D0 और जो D10 विन्यास होता है, ये डीडी संक्रमण शो नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो D0 में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो किसका स्थानांतरण करोगे। और D10 में आप देख सकते हो बेटा सभी के सभी भर जाएंगे। देखो अगर आप D10 को बनाते हो तो D10 कैसे बनेगा बेटा, देखो 1, ये 2, 3 कैसे ही भर लो फर्क नहीं पड़ेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कैसे ही भर लो, SFL, WFL कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बेटा वो इलेक्ट्रॉन घूमने की गुंजाइश नहीं, जगह ही नहीं है। अगर खाली जगह होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर पाएगा। तो जब तक खाली जगह नहीं होगी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। तो D0 और D10 के अंदर तो बेटा डीडी संक्रमण नहीं हो सकता है। अगर डीडी संक्रमण को होना है तो बेटा कंडीशन क्या है, D1 से D9। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन का तो कहां होता है संक्रमण, कहां से कहां हो सकता है, D1 से लेकर D9 के बीच में हो सकता है, तब उसको क्या बोलेंगे हम, डीडी संक्रमण बोल सकते हैं। उसमें कलर जो होगा वो डीडी संक्रमण के आधार पर बताया जा सकता है। ध्यान सुनिएगा एक एक करके बातें, ठीक है। दूसरा बात क्या है बेटा, जो रंग होगा वो किस पर निर्भर करेगा बेटा, अवशोषित ऊर्जा पर निर्भर करेगा। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, देखना बेटा अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं यहां पे, अगर मैं इसको रब कर दूं तो देखना बेटा, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बेटा आपके सामने आपको छोटा सा चार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें अलग अलग यौगिकों के आपको अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको बातें सारी क्लियर हो रही है। तो बेटा देखो आप यहां पर क्या है, आपको एक स्पेक्ट्रम दिया गया है, इसमें कुछ यौगिकों के रंग इस प्रकार से बताए गए हैं। तो इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने का मतलब आपको मेरा ये है कि आप देखो बेटा इन सभी यौगिकों के रंग अलग अलग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सभी यौगिकों में लिगेंड जो है उनकी मात्रा भी अलग अलग है, और लिगेंडों में जिस तरह से अरेंजमेंट होगा बेटा वो भी अलग अलग हो जाएगा। तो लिगेंड भी अलग हो जाएंगे तो रंग बदल जाएगा, और लिगेंड जिस तरह से जुड़ा हुआ है अगर वो बदल जाएगा तो भी रंग बदल जाएगा। तो बेटा लिगेंड जिस तरह से जुड़ा हुआ है उसके बारे में आगे चल के हम समवायवता के अंदर बात करेंगे। अभी बेटा इस डायग्राम को देख करके बात समझें कि लिगेंड के आधार पर क्या होता है बेटा, इस तरह से डीडी संक्रमण के बारे में कहा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा। तो जैसा बेटा मैं आपको थोड़े पहले समझा चुका हूं कि यदि हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है,
अगर हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो क्या होता है बेटा, तो अगर हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो विपाटन अधिक होगा। यदि विपाटन अधिक होगा, डेल्टा ओके बता रहे हैं, डेल्टा टी भी हो सकता है, डेल्टा एसपी कुछ भी हो सकता है। यदि विपाटन की मात्रा अधिक होगी तो डेल्टा का मान बढ़ने पर क्या होगा बेटा, ये ऊर्जा के स्तर में बढ़ोतरी आएगी, तो एनर्जी का मान क्या होगा, उच्च हो जाएगा। यदि एनर्जी का मान उच्च हो जाएगा तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा बेटा, निम्न हो जाएगा। तो बेटा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड का मान उच्च होता है, लैम्डा का मान क्या होता है बेटा, मिनिमम होता है। और जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, दुर्बल लिगेंड होगा, तब बेटा एनर्जी का मान कम होगा। जब डेल्टा का मान ही कम होगा तो एनर्जी का मान भी कम होगा, तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा बेटा, उच्च हो जाएगा। तो बेटा इसके आधार पर हम तुलना बता सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, D0 और D10 विन्यास में डी ट्रांजिशन नहीं होता। इसको याद रखेंगे बेटा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर सकता। D0 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेगा, क्या जा नहीं सकता। और D10 में कोई खाली जगह नहीं है भाई, डी संक्रमण के लिए कोई खाली जगह तो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए। जब तक कोई खाली कक्षक नहीं होगा या इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा तो वो मूव नहीं कर सकता। तो D0 में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और D10 में कभी कोई खाली रिक्त कक्षक नहीं, तो इस प्रकार से यहां पर डी संक्रमण नहीं होगा। इसीलिए सामान्यतः D0 और D10 वाले जो यौगिक होते हैं, लिख लीजिएगा बेटा इस पॉइंट को, कि सामान्यतः D0 और D10 वाले विन्यास वाले यौगिक किस प्रकार के होते हैं बेटा, रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, रंगहीन होते हैं। और सामान्यतः D1 से लेकर के D9 वाले विन्यास वाले यौगिक रंगीन हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें डी संक्रमण पाया जा सकता है। समझ में आ रही बात। देखो बेटा सभी कॉन्सेप्ट जो आपको बताए जा रहे हैं, सबके सब कॉन्सेप्ट कैसे बेटा, जनरलाइज कॉन्सेप्ट है। सामान्यतः ये ऐसा होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे यौगिक ऐसे भी देखने को मिलेगा जहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, पर जो चुनिंदा यौगिक आपको बताया जा रहा है बेटा, इनको आप याद रख के चलेंगे। नेक्स्ट बात देखो बेटा, पूरक रंग चक्र क्या होता है। इसी को बोल रहा था बेटा मैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है बेटा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर वैगन व्हील। इसको बोलते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री कलर वैगन व्हील। अब इस बात का मतलब क्या है, समझिएगा बात ध्यान से, ध्यान समझना बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, बस समझने वाली बात है। जैसे कि आपको बेटा यहां पर एक बनता हुआ दिख रहा है। पहली बात तो ये कि वॉयलेट से अगर आप इधर से इधर की ओर मूव करेंगे तो लगातार क्या होगा बेटा, यहां पर एनर्जी के मान में कमी आएगी और लैम्डा के मान में बढ़ोतरी आएगी। क्योंकि बेटा आपको पता है, अगर विबग्योर की बात करें, VIBGYOR, विबग्योर में अगर हम इधर से इधर की ओर जाते हैं तो एनर्जी के मान में कमी आती है और लैम्डा के मान में बढ़ोतरी होती है। तो बेटा ये जो चक्र है वो इस प्रकार से। दूसरी बात यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, देखो बेटा पूरक का मतलब क्या है। पूरक का मतलब क्या बेटा, मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले आपको, क्या बताया कि जो कलर आपको दिखाई दे रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अवशोषित हो रहा होगा, या फिर यूं बोले कि जो कलर आप अवशोषित के हिसाब से बताएंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देगा, मतलब आपको उसका पूरक रंग दिखाई देगा। जैसे कि आप देखो बेटा, आपको दिख रहा है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर ब्लू ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर येलो ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड और फिर पर्पल आ गया। अब आप ध्यान समझना बेटा, देखो इसमें बात क्या है। देखो अगर ब्लू की बात करिए तो बेटा ब्लू कलर क्या है बेटा, देखो इस तरीके से, ये है हमारे पास में ब्लू कलर की लाइन, ये और ये वाली लाइन है, ठीक है ना बेटा, ब्लू कलर इसमें लाई कर रहा है। इसका मतलब यहां पर यह है कि यदि कोई यौगिक आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ध्यान समझना, यदि कोई यौगिक आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है तो उसने कौन सा रंग अवशोषित किया होगा, उसने ऑरेंज कलर अवशोषित किया होगा। या फिर अगर आपको कोई यौगिक ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है तो उसने कौन सा रंग अवशोषित किया होगा बेटा, ब्लू कलर अवशोषित किया होगा। बात समझ में आ रही है। और देखो बेटा एग्जांपल, जैसे कि हम रेड की बात करें, देखो बेटा ये रहे रेड हमारे पास में, रेड कौन कौन से लाइन के बीच में, इस लाइन के बीच में बनेगा, ठीक है बेटा। तो आप देखो बेटा रेड किसके किसके बीच में बेटा, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों लाइन के बीच में क्या आ रहा है बेटा, हमारे पास ब्लू ग्रीन आ रहा है। तो रेड जो हो गया और जो ब्लू ग्रीन हो गया बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है एक दूसरे के। मतलब कि यदि कोई यौगिक आपको ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है तब वहां पर रेड कलर अवशोषित होगा, और यदि आपको कोई यौगिक अगर रेड कलर का दिखाई दे रहा है तो वहां पर बेटा क्या होगा, ब्लू ग्रीन कलर अवशोषित होगा। तो बेटा इस चार्ट को याद रखना बहुत ही आसान है। कैसे याद रखोगे, देखो बेटा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू ग्रीन, ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल। तो विबग्योर को आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो, 2-3 बार अगर आप बनाओगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी बेटा। तो आपके सामने कॉम्प्लीमेंट्री कलर वैगन व्हील काफी इंपॉर्टेंट है, इसके आधार पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात देखो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट बात, डी संक्रमण के लिए लिगेंड की उपस्थिति आवश्यक है। क्यों, क्योंकि लिगेंड नहीं होगा तो विपाटन नहीं होगा। जब तक उसमें स्प्लिटिंग नहीं होगी, विपाटन नहीं होगा, तब तक वहां पर क्या होगा बेटा, डी संक्रमण नहीं हो सकता। तो डी संक्रमण के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है बेटा, कि यहां पर लिगेंड होना चाहिए। जैसे कि बात करें बेटा TiCl3, अब TiCl3 यौगिक रंगहीन है, क्यों, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है। ये Ti+3 और इस Cl- के मध्य क्या होगा बेटा, आयनिक बंध होगा। जहां पर आयनिक बंध होगा तो आयनिक बंध तो आप जानते हैं बेटा कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलर नहीं आएगा। पर जैसे TiCl3.6H2O बनेगा, यहां पर क्या होगा बेटा, संकुल का निर्माण होगा कुछ इस प्रकार से। ये बनेगा टाइटेनियम H2O6 और बाहर डब्बे के क्या जाएगा बेटा, 3 Cl जाएंगे। तो इसने क्या करा बेटा, टाइटेनियम की अगर हम बात करते हो, टाइटेनियम पे क्या आवेश आएगा बेटा, देखो ध्यान से, टाइटेनियम पे क्या आवेश आएगा, टाइटेनियम पे आएगा बेटा क्या आवेश, +3, ठीक है, डायरेक्टली निकाल सकते हो बेटा +3। इसका विन्यास यदि आप लिखोगे तो क्या बनेगा बेटा, देखो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, स्कैंडियम टाइटेनियम होता है ना बेटा, स्कैंडियम क्या होता है 21, टाइटेनियम होता है बेटा 22। टाइटेनियम का विन्यास अगर आप लिखोगे तो टाइटेनियम का विन्यास 22 के हिसाब से क्या बनोगे बेटा, आर्गन 4s2 3d2, ये विन्यास बनेगा ना बेटा।
अब अगर हम +3 बनाएंगे तो 2 यहां से और 1 यहां से, क्या बचेगा बेटा 1, तो क्या विन्यास बनेगा बेटा 3d1। 3d1 विन्यास बनने का मतलब क्या होगा कि इसके पास जो डी कक्षक थे, जो इसके पास में डी कक्षक हैं, इसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा बेटा विपाटन हो जाएगा। जैसे ही विपाटन होगा यहां पर 3 बनेंगे ये और 2 बनेगा ये बनेगा Eg वाला सेट, ये बनेगा T2G वाला सेट, 1 इलेक्ट्रॉन यहां। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा सकता है, वापसी में जब नीचे की ओर आएगा तो फोटोन एमिट करेगा, उसकी वजह से क्या होगा बेटा आपको रंग दिखाई देगा। इसलिए बेटा आप देखो TiCl3 जो रंगहीन है, परंतु ये यौगिक जो है वो बेटा बैंगनी है। इसको आप याद रख के चलेंगे, एनसीईआरटी में गिवन यौगिक है, इसका कलर आप याद रख के चलेंगे। पॉइंट टू रिमेंबर है बेटा, पॉइंट टू रिमेंबर याद रख के चलेंगे। अब बैंगनी क्यों है आपसे पूछेगा, क्यों? क्योंकि इसमें लिगेंड है। उससे क्या हो रहा है, उससे इसमें विपाटन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, इसमें डी संक्रमण हो सकता है। तो क्योंकि इसका विन्यास D1 विन्यास है, तो D1 वाले से लेकर के D9 तक की विन्यास सभी के सभी डी संक्रमण शो कर सकते हैं, इसलिए यहां पर कलर होगा। ये कारण है इसके कलर का। अब क्वेश्चन आपसे अगला पूछेगा कि अगर मैंने इसको हीट करा तो कलर वापस से गायब हो गया, क्यों? क्योंकि हीट करने पर सारा पानी उड़ जाएगा। पानी जब उड़ जाएगा तो बेटा क्या होगा, रंगहीन अगेन से, क्योंकि यहां पर स्प्लिटिंग नहीं होगी, विपाटन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा CuSO4, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, इसको भी आप याद रख के चलेंगे। कॉपर सल्फेट की अगर बात करी जाए तो बेटा ये कैसा होता है, रंगहीन यौगिक होता है, परंतु जैसे आप इसको पानी मिलाओगे तो क्या बनेगा बेटा CuSO4.5H2, जिसको कि आपने पहले भी देखा हुआ है, CuH2 होल 4 SO4 होता है .H2। ये यौगिक किस प्रकार होता है, DsP2 होता है। अगेन बेटा कॉपर है हमारे पास, देखो कॉपर पे क्या चार्ज है बेटा, कॉपर +2 है। कॉपर के अगर +2 की बात करी जाए तो विन्यास क्या बनेगा बेटा इसका, देखो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, आर्गन। देखो कॉपर का विन्यास क्या होता है बेटा 4s1 3d10 होता है। कॉपर +2 बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा 3d9 बनेगा ना बेटा 3d9। अब देखो D9 विन्यास आ गया, इसका मतलब क्या है, ये डी संक्रमण शो करेगा, इसलिए बेटा यहां पर कलर आएगा। तो कलर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास में, हल्का नीला कलर। अगेन अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, हीट करने पर सभी के सभी लिगेंड खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वाटर लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है। ये वाटर ही वेपोरेट हो जाएगा, बाष्पीकृत हो जाएगा, तो कोई लिगेंड नहीं बचेगा। लिगेंड नहीं बचेगा तो विपाटन नहीं होगा, विपाटन नहीं होगा तो ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो आपको कलर दिखाई नहीं देगा। तो बेटा आप समझ सकते हैं यहां पर रंगहीन क्यों आ रहा है, क्योंकि इस प्रकार का यौगिक है। अगेन आप देख सकते हो बेटा ये भी एक आयनिक यौगिक है, कॉपर +2 के साथ में SO4-2 के मध्य किस प्रकार का बंद है बेटा, आयनिक बंद होगा। आयनिक बंद में कोई रंग नहीं होता, इसलिए क्या है बेटा रंगहीन। तो बात समझ आ रही है बेटा, कोई लिगेंड के लिए, लिगेंड अगर होगा तभी जाकर विपाटन हो सकता है, तभी जाकर वहां पर कलर प्रॉपर्टी आ सकती। नेक्स्ट बात करिए बेटा, देखो हमारे सामने क्वेश्चन आया एक, जो थर्ड तरह क्वेश्चन था, मैंने बताया था आपको। पहला सवाल आपसे पूछेगा कौन रंगहीन होगा और कौन रंगहीन होगा। तो डी संक्रमण किसमें होगा, D1 से D9। तो सामान्यतः D1 से D9 वाले कलर्ड होंगे और D0 D10 वाले कलरलेस होंगे। दूसरा सवाल पूछेगा इसमें कौन सा यौगिक में रंग हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बेटा लिगेंड की उपस्थिति आवश्यक है, अनिवार्य है, तभी जाकर के वहां पर क्या हो सकता है, रंग आ सकता है। तीसरे तरीके का सवाल बेटा यहां पर ये कि अवशोषण का तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम बताओ। देखो बेटा आपसे सवाल जब भी पूछा जाएगा तो हमेशा अवशोषण का पूछा जाएगा। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा आपको कि क्या दिखाई दे रहा है, मतलब कि उत्सर्जित का रंग क्या दिख रहा है। मान लीजिए आपसे उत्सर्जित के बारे में बोलता है तो आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले उनके क्या करेंगे, आप अवशोषित कलर निकालेंगे। कैसे, पूरक चक्र से, कॉम्प्लीमेंट्री कलर वैगन व्हील से, और फिर आप तुलना करेंगे। अब तुलना कैसे करनी वो बता रहा हूं बेटा आपको। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोबाल्ट +3 संकुल के यौगिक के बारे में बताना है। तो कोबाल्ट +3 संकुल के यौगिक के लिए आपके सामने कुछ यौगिक दिए गए हैं। क्या क्या है बेटा, H2O है, EN है और अमोनिया है। पहला काम तो आप ये बात देखो बेटा कि सभी यौगिक में कोबाल्ट +3 है, और सभी यौगिकों में जो अंतर आ रहा है वो किसका आधार पर आ रहा है, लिगेंड का आधार पर आ रहा है। ठीक है, अब लिगेंड की यदि बात करी जाए, अगर लिगेंड की हम बात करें तो बेटा लिगेंड का सामर्थ्य क्या है, तो लिगेंड के सामर्थ्य क्रम देख लेते हैं। लिगेंड के सामर्थ्य क्रम यदि देखें तो बेटा स्पेक्ट्रोकेमिक सीरीज मेरे साथ सब बच्चों को याद है। देखो बेटा वाटर तो ऑक्सीजन डोनर है तो सबसे पीछे हो जाएगा, तो H2O सबसे कम है। अब EN भी नाइट्रोजन डोनर है, ये भी नाइट्रोजन डोनर होता है, और अमोनिया भी नाइट्रोजन डोनर होता है। तो अब क्या करेंगे, अब तो हमको सीरीज याद होनी चाहिए। क्या थी मेरा सीरीज, EDT एंड अमोनिया आर इन। तो अमोनिया पीछे है, EN आगे है। तो बेटा लिगेंड का क्रम में क्या हो जाएगा, अमोनिया पीछे आ जाएगा और EN आगे आ जाएगा। तो बेटा यदि यह क्रम लिगेंड का है तो यही क्रम क्या हो जाएगा बेटा, एनर्जी का हो जाएगा, ज्यादा अधिक विपाटन होगा। और यदि एनर्जी का मान बढ़ेगा तो लैम्डा का मान क्या होगा बेटा, कम होगा। इसका मतलब बोल रहा है कि तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य कहां होगा, सबसे कम लैम्डा कहां होगा बेटा, EN वाले में। तो सबसे कम होगा बेटा EN वाले में, पहला ये। उससे अधिक कहां होगा बेटा, अमोनिया वाले में, और उससे अधिक कहां होगा बेटा, वाटर वाले में। तो बेटा ये क्रम किसका हो गया, लैम्डा का हो गया। मान लो आपसे यही पूछ लेता आपसे कि बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसका, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या बताएंगे बेटा, लैम्डा अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा। पता है बेटा आपको एनर्जी बराबर क्या होता है बेटा, hc/लैम्डा होता है ना। तो अगर एनर्जी का मान बढ़ेगा तो लैम्डा का मान घटेगा, और एनर्जी क्या होता है बेटा, h न्यू भी होता है। एनर्जी का मान बढ़ेगा तो न्यू का मान बढ़ेगा। तो बेटा लैम्डा का मान घटेगा, न्यू का मान बढ़ेगा। तो ऐसे अगर आपसे अगर पूछे कि फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा, तो बेटा फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आप बता सकते हो, ठीक उल्टा ऑर्डर होगा। अभी आपसे यहां पर पूछ रहा तरंग दैर्ध्य के बारे में, क्वेश्चन का अपना आंसर क्या जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन अपना आंसर चला जाएगा। तो बेटा मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो रही है, किस प्रकार से कंपेयर करेंगे। तो बेटा ऐसे कंपेयर करके भी आप इन तरह के सवाल का आंसर दे सकते। नेक्स्ट बात करें बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। ध्यान सुनिएगा बेटा, पॉइंट क्या है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं बेटा हम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, समझिएगा बात को ध्यान से। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, समझना बात को ध्यान से। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा था बेटा कि D0 और D10 के अंदर DD संक्रमण नहीं हो सकता। क्या सीखा था हमने कि D0 और D10 विन्यास में DD संक्रमण नहीं हो सकता। तो बेसिकली चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम जो होता है बेटा वो क्या होता है, D0 वालों के लिए बताता है। यहां पर बात क्या होती है, अगर DD संक्रमण नहीं हो सकता तो यहां पर कलर नहीं आना चाहिए, परंतु फिर भी कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जहां पर D0 विन्यास होने के बावजूद भी आपको कलर दिखाई देता है। जैसे कि बहुत फेमस कंपाउंड है बेटा दो, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 और KMnO4। इन यौगिक के बारे में आप दोबारा बेटा डी ब्लॉक चैप्टर के अंदर भी पढ़ाई करेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यौगिक है, सुनिएगा ध्यान से। पहली बात तो बेटा समझो कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम या आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। कुछ डी ब्लॉक की धातु के यौगिक ऋणायन से धनायन की ओर आवेश स्थानांतरण के कारण रंग प्रदर्शित करते हैं। ध्यान समझना बेटा, क्या होता है कि ऋणायन से धनायन की ओर आवेश स्थानांतरण होता है। देखो बेटा इसमें कई तरीके से आवेश स्थानांतरण होता है, मतलब कहां से कहां, लीगेंड से मेटल की तरफ होता है, मेटल से लीगेंड की तरफ होता है, और मेटल मेटल के अंदर भी होता है। तो बेटा आपको जो एग्जांपल याद रखने हैं वो कौन कौन से बेटा, आपको मेन एग्जांपल जो याद रखने हैं वो दो हैं। कौन कौन से, एक तो लीगेंड से मेटल वाले और मेटल से मेटल वाले। कौन कौन से याद रखेंगे बेटा, लीगेंड से मेटल वाले और मेटल से मेटल वाले। हम यहां पर तो पहले आपको एग्जांपल बताएंगे बेटा वो कौन होंगे, लीगेंड से मेटल के। जैसे एग्जांपल के उदाहरण की बात करी जाए, KMnO4 गहरा बैंगनी रंग का होता है और K2Cr2O7 नारंगी रंग का होता है। और एग्जांपल देखो बेटा, Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट पीला होता है, CrO2Cl2 नारंगी होता है बेटा, क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। नेक्स्ट देखो बेटा, अब ये रंग क्यों आ रहा है मैं समझाता हूं बेटा आपको। देखो KMnO4 की अगर बात करें, देखो इस स्ट्रक्चर को बाद में देखना आप, संरचना आपको बाद में बताई जाएगी। KMnO4 की अगर बात करें तो कैसा यौगिक है बेटा, K+ है और MnO4- है, ठीक है बेटा, MnO4- है। अगर आप MnO4- से मैंगनीज पर आवेश निकालोगे तो क्या निकलेगा, तो बेटा Mn पे x मान लिया, O पे बेटा क्या होता है -2, तो O -8 बराबर -1, x का मान क्या आ गया बेटा मेरे पास में +7 आ गया। अगर मैंगनीज को मैं ध्यान से देखूं तो मैंगनीज का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 25, विन्यास क्या होता है बेटा मेरे पास में आर्गन 4s2 और 3d5 होता है ना बेटा विन्यास, ठीक है। अब देखना बेटा अब बात, अगर मैंगनीज का मुझे +7 बनाना है तो मैंगनीज का +7 का विन्यास क्या होगा बेटा, देखना 4 है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो ये गए और 5 के 5 ये, तो क्या बचा बेटा मेरे पास विन्यास, मेरे पास विन्यास बचा आर्गन 3d0। अब आर्गन 3d0 विन्यास है तो इसको रंग तो दिखाना नहीं चाहिए, तो क्या यहां DD संक्रमण होगा, नहीं। याद रखेंगे बेटा यहां पर DD संक्रमण नहीं होता है, यहां DD संक्रमण नहीं होगा, तो फिर तो कलर दिखाना नहीं चाहिए, तो फिर कलर क्यों दिखा रहा है, तो कलर दिखाने के पीछे रीजन क्या। अब इसके स्ट्रक्चर देखो बेटा, MnO4- की संरचना बनाओगे बेटा कुछ इस तरीके से, यहां पर बड़ी चतुष्फल की संरचना। अब यहां पर होता क्या है, देखिए समझना बात ध्यान से। Mn पर है बेटा क्या चार्ज, +7 चार्ज। क्या चार्ज है, +7, जो कि बहुत ही ज्यादा चार्ज है। +7 चार्ज की दुनिया में अगर बात करें, केमिस्ट्री की दुनिया में तो बहुत अधिक चार्ज होता है। तो Mn के ऊपर +7 चार्ज है, तो बेटा इससे क्या करेगा, इसका Z इफेक्टिव का मान बहुत बहुत बढ़ जाएगा, ये इसका अधिकतम मान हो सकता है। तो इससे क्या होगा बेटा, Mn का जो आकार है बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत अधिक छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर चार्ज बहुत अधिक है। अब क्या होगा, बगल में है बेटा O-। अब O की अगर बात करें तो O पर नेगेटिव चार्ज है, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो वहां पर बेटा Z इफेक्टिव मान में कमी होने की वजह से क्या होगा बेटा, वहां पर आकार बढ़ जाएगा। तो होगा यहां पर ये कि Mn का जो +7 होगा ये इस O के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों, क्योंकि O का साइज बढ़ गया, O का साइज बढ़ गया तो उसके इलेक्ट्रॉन पर खुद का आकर्षण कम हो गया। इधर मैंगनीज बगल में +7 लेकर के बैठा हुआ है, बहुत अधिक चार्ज लेकर बैठा हुआ है, तो क्या होगा बेटा, Mn +7 क्या करेगा, इस O- के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो यहां पर क्या होगा बेटा, लीगेंड से धातु की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो बेटा पहला इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, लीगेंड से जा रहा है, कहां पर बेटा, धातु की तरफ, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, लीगेंड से धातु की तरफ। तो बेटा क्या लिखा हुआ है यहां पर, ऋणायन से धनायन की ओर, लीगेंड धातु की तरफ। अब देखना बेटा पॉइंट यहां पर क्या है, जब नेगेटिव चार्ज इस पर है तो नेगेटिव चार्ज कहां चला गया बेटा, Mn +7 में चला गया। अब जब नेगेटिव चार्ज Mn +7 चला गया तो मैंगनीज का बेटा प्लस चार्ज तो कम हो जाएगा। अब मैंगनीज का प्लस चार्ज कम हो जाएगा तो पहले के मुकाबले में Z इफेक्टिव की मात्रा कम हो जाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन चला जाएगा O के पास से, O के नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो O का आकार फिर छोटा हो जाएगा, और O का आकार फिर छोटा होगा तो O क्या बोलेगा, मुझे वापस इलेक्ट्रॉन मेरा चाहिए, तो O दोबारा अपना इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा Mn से O की तरफ, फिर दोबारा ऊपर नेगेटिव आएगा, फिर Mn पे +7 आएगा, अगेन Mn +7 O- के इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, फिर से Mn पे +6 चार्ज आएगा, O पे चार्ज नहीं रहेगा, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा Mn से O की तरफ, तो O से Mn, Mn से O, O से Mn, Mn से O, O से Mn, Mn से O, और ये चक्र लगातार चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, कि आवेश लगातार स्थानांतरित हो रहा है। तो यहां नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। पहले कहां से कहां हुआ,
नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो क्या बोलेंगे बेटा इसको, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, यानी कि ऋणायन से धनायन की ओर आवेश स्थानांतरण इसको कहा जाएगा। इसको बेटा क्या बोलेंगे हम, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा। और बिल्कुल सेम टू सेम बेटा यहां पर होगा, देख सकते हो बेटा K2Cr2 में क्रोमियम पे +6 चार्ज होगा। अगर आप बेटा क्रोमियम को देखते हो तो क्रोमियम का विन्यास क्या बेटा, क्रोमियम 24, क्या बनेगा बेटा हमारे पास में आर्गन 4s1 3d5, याद है बेटा आपको ये विन्यास बनता है। अगर आप क्रोमियम को +6 बनाओगे तो +6 अगर आप बनाते हो तो क्या होगा बेटा, एक यहां से 5 यहां से, क्या विन्यास बनेगा बेटा हमारे पास में आर्गन 3d0। बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट बनाओगे बेटा आप K2Cr2 का। संरचना देखो बेटा आप K2Cr2 की देख सकते हो, डी ब्लॉक में आपको इसके बारे में बताया भी जाएगा। तो K2Cr2 की अगर हम बात करते हैं तो आप देखो बेटा संरचना कुछ इस प्रकार बनती है, इसमें क्रोमियम है, यहां पर बेटा ऑक्सीजन होगा, यहां पर ये क्रोमियम है हमारे पास में, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, यहां पर एक O नेगेटिव है, इसके अलावा बेटा यहां पर एक डबल बॉन्ड O होगा, ये डबल बॉन्ड O होगा, तो यहां पर एक O- होगा। तो जैसा काम बेटा यहां पर हुआ तो बिल्कुल सेम टू सेम काम होगा। क्या क्रोमियम पे क्या चार्ज है बेटा, +6 चार्ज है, यहां पर बिल्कुल सेम टू सेम। तो एक तरफ बता देता हूं मैं आपको, ये क्रोमियम का +6 अधिकतम चार्ज है, नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऋणायन धनायन की ओर जाएगा। फिर क्रोमियम का प्लस चार्ज कम होगा, O का चार्ज हट गया तो अगेन O अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये क्रम चलता जाएगा। तो क्या बोलेंगे बेटा हम इसको बोलेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा इन सभी यौगिकों का आपको रंग ध्यान रखने हैं, रंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी यौगिक आपके सामने दोबारा डी ब्लॉक चैप्टर में भी कहे जाएंगे, तो इनके यौगिकों के रंग आपको ध्यान रख के चलने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कलर है बेटा, याद रख के चलेंगे कि KMnO4 होता है बेटा गहरा बैंगनी, Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट होता है बेटा पीला येलो कलर का होता है, K2Cr2 होता है बेटा नारंगी ऑरेंज कलर का, और CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, लिख लेना बेटा इसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड एक टेस्ट भी होता है बेटा, क्रोमिल क्लोराइड नारंगी लाल होता है बेटा, कैसा होता है बेटा, ऑरेंज रेड, रेड ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज रेड भी उसको बोल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद आपको बेटा कुछ बातें और ध्यान रखनी है, समझना बात को ध्यान से। मैं आपको बेटा दो यौगिक बता रहा हूं। पहला यौगिक क्या है बेटा मेरे पास में, FeH2O 5NOSO4, ये होता है बेटा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये कौन होता है बेटा, ब्राउन रिंग संकुल। और दूसरा होता है बेटा मेरे पास में Na4 FeCN5NOS, ये होता है बेटा मेरे पास में यौगिक। अब ये जो यौगिक है बेटा, ये होता है बेटा मेरे पास में क्या, ब्राउन कलर का, क्या होता है बेटा मेरे पास में, ब्राउन कलर का, मतलब कि भूरे रंग का होता है। और ये होता है बेटा मेरे पास में वॉयलेट कलर का, क्या होता है बेटा, वॉयलेट कलर का। ये बनता है बेटा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से। जब हम सल्फाइड आयन का टेस्ट के बारे में देखेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। इन दोनों यौगिकों को आपको ध्यान रख के चलना। अब ये यौगिक इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, बात समझना। देखो अगर आप यहां पर देखते हो तो बेटा आपको यहां पर मिलेगा Fe+1 में, यहां मिलेगा बेटा आपको Fe+1 में, तो यहां कौन है बेटा, Fe है +1 में। और यहां पर अगर आप निकालोगे बेटा, यहां पर कौन है बेटा, Fe है +2 में। समझना बात को ध्यान से, नोट करते चलना इसको, Fe+1 और Fe+2। Fe+1 का विन्यास क्या हो गया बेटा, 4s1 3d5, 4s1 3d5 मतलब डी में इलेक्ट्रॉन है। Fe+2 क्या बन गया बेटा मेरे पास में 3d6। तो समझना बात को ध्यान से, ये क्या है बेटा मेरे पास में 4s1 3d5 और ये क्या है बेटा मेरे पास में 3d6, ठीक है। ये विन्यास, इसका आगे का नहीं लिख रहा हूं मैं, आर्गन नहीं लिख रहा हूं समझने के लिए। अब आप देखो बेटा इसका मतलब क्या है, डी संक्रमण शो कर सकता है, जी हां कर सकता है। तो बेटा ये कलर भी प्रॉपर्टी शो करता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या ये यौगिक रंगीन है, जी हां ये यौगिक रंगीन है, रंगहीन नहीं है, रंगीन है, में रंग होगा। रंग का कारण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा इसमें आपको डी में मैंने क्या बताया, डी संक्रमण कहां से कहां हो सकता है, D1 से D9 तक हो सकता है। तो इसमें रंग का कारण क्या है, डी संक्रमण नहीं, यही आपको याद रखना है। ये दो यौगिक ऐसे यौगिक हैं जिनमें रंग आने का कारण डी संक्रमण नहीं है। तो याद रखना बेटा, नोट करके लिख लेना कि इन दोनों यौगिकों में भले ही इलेक्ट्रॉन D1 से D9 के मध्य वाला आ रहा है, परंतु इनमें रंग आने का कारण डी संक्रमण नहीं है। इनमें रंग आने का कारण क्या है बेटा, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। इसको नोट कर लेना बेटा, ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट है, याद ही करके चलना पड़ेगा आपको, इसके बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है और ये वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स जो है बेटा मेरा बनता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से। इन दोनों यौगिकों में डी संक्रमण की वजह से रंग नहीं आता है, डी संक्रमण हो सकता है, परंतु रंग आने के पीछे कारण क्या है बेटा, इसके अंदर रंग आने के पीछे कारण क्या है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। बात यहां पर क्लियर है, तो इनको आप याद रख के चलेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसके अलावा बेटा कुछ एग्जांपल और देखो बेटा, आपने सीखा था क्या, एक यौगिक देखा था बेटा आपने टर्नबुल ब्लू देखा था बेटा आपने, टर्नबुल ब्लू, और देखा था बेटा आपने क्या, प्रूशियन ब्लू। तो बेटा टर्नबुल ब्लू और प्रूशियन ब्लू, आप सभी बच्चे इनका पीछे कंपाउंड देख सकते हैं। इनमें भी रंग आने कारण क्या होता है बेटा, इनमें रंग आने कारण होता है बेटा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। यहां पर क्या होता है बेटा, Fe से Fe के अंदर आवेश होता है। क्या होता है बेटा, Fe से Fe में होता है, डब्बे के बाहर वाला Fe जो होता है उसमें, और डब्बे के अंदर वाला Fe होता है बेटा उसमें लगातार चार्ज ट्रांसफर होता है। तो वो बेटा कहां से कहां होता है,
धातु से धातु के बीच में होता है। तो ये एग्जाम्पल किसके थे बेटा, ये थे बेटा लिगेंड धातु की तरफ, मतलब कि ऋणायन से धातु की तरफ, ऋणायन से धनायन की तरफ थे। और ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं बेटा, ये एग्जाम्पल है बेटा धातु से धातु की तरफ। तो बेटा इन सभी एग्जाम्पल को याद रख के चले तो बेटा यहां पर क्या होता है, हमारे पास कलर प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। बेटा हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बहुत सारी स्टडी कर ली है, हमें बहुत सारी बातें पता पड़ चुकी है। अब हम देखेंगे बेटा इनके अनुप्रयोगों के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसरसरी यौगिक जो होते हैं, संकुल यौगिक जो होते हैं, इनके एप्लीकेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके एप्लीकेशन को हम कुछ एप्लीकेशन को देखेंगे ध्यान से, सभी एप्लीकेशन को आप एक एक करके देख के चलेंगे। समझे बेटा, सबसे पहले आता है हमारे पास में निकल +2 का परीक्षण। इसके लिए क्या करते हैं बेटा, दुर्बल क्षारीय माध्यम में निकल +2 आयन डायमेथिल ग्लाइऑक्सिम के अभिक्रिया करके गुलाबी लाल अवक्षेप देता है। बेटा रंग आपको याद रखने, कौन सा रंग है बेटा, गुलाबी लाल। गुलाबी रंग आपको देता है बेटा, एक पिंक रेड कलर का आपको बेटा क्या मिलता है बेटा, प्रेसिपिटेट मिलता है। जैसे कि जब निकल +2 को बेटा आप रिएक्शन कर DMG के साथ, तो बेटा DMG-1 होता है बेटा, याद है आपको पहले से लिगेंड के बारे में पढ़ के आए। दुर्बल क्षारीय NH4 दुर्बल क्षारीय है, क्या बनेगा बेटा, NiDMG होल ट्वाइस का अवक्षेप, गुलाबी लाल अवक्षेप। अब देखो बेटा यहां पर क्या है बेटा, ये है मेरे पास मेटल, ये बेटा आपने देखा बेटा इसका क्या बोलते हैं बेटा, DMG बोलते हैं। अगर मैं इस M+ को हटा करके निकल +2 कर दूं, देखना बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इसको निकल +2 कर रहा हूं। ये है बेटा मेरे पास निकल +2। अब यहां पर मैंने क्या बनाया बेटा, एक DMG बनाया है, बिल्कुल सेम टू सेम मेरे पास एक और DMG बनेगा। अब वो कैसा बनेगा बेटा, देखना ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके पास में बेटा मेरे पास O-, इसको मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं। फिर क्या होगा बेटा, ये मेरे पास कार्बन, अगेन ये कार्बन है, कार्बन के पास में अगेन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया, इसके पास में क्या आ गया बेटा मेरे पास में इधर OH आ गया, ये आ गया, ये संरचना बन गई बेटा मेरे पास। ठीक है, इसके बगल में CH3 चल रहा है, ये CH3 है, ये CH3, संरचना बेटा मैंने कंप्लीट कर दी यहां पर। अब बेटा देखो संरचना वाले का मतलब क्या है, देखो आप ध्यान से, ये जो O- है इस हाइड्रोजन के साथ में H बंध बना सकता है बेटा H बंध। कंडीशन क्या होती है बेटा H बंध की, हाइड्रोजन फोन से अटैच होना चाहिए, बगल में फोन पर लोन पर नेगेटिव चार्ज जैसा H बंध बन सकता है। सिमिलरली बेटा यहां पर भी ऐसा H बंध बन सकता है। तो बेटा आप याद रखेंगे यहां पर क्या हो सकता है, इस प्रकार से H बंध का निर्माण करके बताया जा सकता है। तो याद रखेंगे बेटा यहां पर क्या है, H बंध बन जाता है, इसकी क्या होती है, स्थायित्व बढ़ जाती है, यहां पर क्या होता है बेटा, वलय का निर्माण हो जाता है। तो आप याद रखेंगे बेटा इसको। नेक्स्ट टेस्ट देखो बेटा, सल्फाइड का परीक्षण, S-2 सल्फाइड आयन का परीक्षण कैसे करेंगे बेटा, कोई भी सल्फाइड आयन जो है उसका रिएक्शन कर बेटा किससे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, इसके बारे में देख करके आ चुके बेटा। तो क्या होगा हमारे पास में यौगिक बनेगा Na4FeCN5NOS। इसका कलर क्या होता है बेटा, वॉयलेट कलर होता है। क्या होता है बेटा, वॉयलेट कलर होता है, बैंगनी रंग होता है। और इसके बारे में आपको बताया था बेटा मैंने कलर प्रॉपर्टी के अंदर क्या, किसका रंग आने का कारण क्या होता है, इसका रंग आने का कारण डी ट्रांजिशन है, नहीं डी ट्रांजिशन नहीं होता। क्या रंग होता है बेटा इसके पीछे कारण, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम के बेसिस में कलर आता है, याद रख के चलेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा अगला है Fe+2 और Fe+3 का परीक्षण। Fe+2 को और Fe+3 को, Fe+2 को बेटा क्या करेंगे हम, K3 एफिशिएंसी अभिक्रिया करेंगे, और Fe+3 को K4 एफिशिएंसी, मतलब कि ये क्या है बेटा, देखो पोटेशियम फेरिसाइनाइड, क्योंकि ये Fe+3 वाला है, तो +2 वाले के लिए +3 वाले का लवण का इस्तेमाल करेंगे और +3 वाले के लिए +2 वाले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या है बेटा, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ये क्या है बेटा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमें, टर्नबुल ब्लू और प्रूशियन ब्लू। अब आपको पता है बेटा इनमें रंग क्यों आता है, इनमें रंग आने कारण भी क्या है, यहां पर धातु से धातु के मध्य चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम होगा। याद है बेटा आपको एग्जाम्पल बताया था, वो एग्जाम्पल ये है। अब इसका बेटा अगर आप दोबारा रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉलोइडल सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब आपको क्या मिलेगा, कॉलोइड बन जाएगा। इस प्रकार से यहां पर पता करा जा सकता है। नेक्स्ट बात देखो बेटा, Fe+3 का परीक्षण एक और तरीके से कर सकते हैं। FeCl3 में अगर आप पोटेशियम थायोसाइनेट को मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ब्लड रेड, मतलब कि खूनी लाल। ब्लड रेड का मतलब क्या होता है बेटा, खूनी लाल, इसको बोलते हैं बेटा खूनी लाल। खूनी लाल रंग का आपको मिलेगा, उससे पता पड़ जाएगा इसमें Fe+3, याद रखेंगे। खूनी लाल का सूत्र क्या होता है, FeSCN होल थ्राइस। नेक्स्ट देखो बेटा Copper+2 का परीक्षण। Copper+2 का परीक्षण कैसे बेटा, Copper+2 को आप K4 एफिशिएंसी से रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा बेटा, Cu2 एफिशिएंसी, इसका क्या होता है बेटा, चॉकलेट ब्राउन। इसको भी याद रखेंगे बेटा, कैसा रंग है बेटा पीपीटी का, चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेटी भूरा। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, चॉकलेटी भूरा, चॉकलेटी भूरा अवक्षेप, चॉकलेटी भूरा अवक्षेप बनेगा यहां पे, ये चॉकलेटी भूरा अवक्षेप यहां पर निर्माण हो जाएगा इस प्रकार से। अगला देखो बेटा भूरा वाले परीक्षण, नाइट्रेट आयन का परीक्षण। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको आप याद रख के चलेंगे। सुनिए बेटा यहां पर क्या होता है, नाइट्रेट आयन का परीक्षण करते हैं नाइट्रेट या नाइट्राइट के लिए। नाइट्रेट के लिए यानी NO3- के लिए भी कर सकते हैं, और नाइट्राइट यानी NO2- के लिए भी कर सकते हैं। यहां पर होता क्या है, नाइट्रेट को बेटा रिएक्शन करते हैं Fe+2 के साथ। अब यहां पर Fe+2 क्या होता है, ये होता है बेटा ताजा बनाया हुआ FeSO4 का विलयन, FeSO4 विलयन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर बेटा क्या अम्लीय माध्यम का उपयोग करते हैं। अब यहां पर क्या होता है बेटा, आप देख सकते हो NO3- में नाइट्रोजन में बेटा क्या चार्ज है बेटा, +3 चार्ज है, सॉरी नाइट्रोजन में +5 चार्ज है, Fe बेटा +2 चार्ज है। अब आपको पता है बेटा Fe+2 के मुकाबले +3 अधिक स्थायी होता है, ये बात हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं।
तो यहां पर क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन का होता है अपचयन, NO में जाएगा बेटा, NO+2 में जाएगा, और Fe का हो जाएगा बेटा ऑक्सीकरण। ठीक है, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है और नाइट्रोजन का अपचयन हो रहा है। अब यहां पर होता क्या है, ये जो हमारे पास बेटा Fe है, ये जो हमारे पास Fe+2 है बेटा, ये जो Fe+2 है, क्योंकि आपने क्या बनाया बेटा, FeSO4 का विलयन। इस FeSO4 के विलयन को आप, क्योंकि विलयन बनाया तो पानी तो होगा, तो इसका पानी वाला रूप ये लिखा हुआ है बेटा, ध्यान देना, इसका पानी वाला रूप ये लिखा हुआ है। जब Fe के बगल में H2 लिगेंड की तरह बाहर आ जाएगा। अब आपको बेटा याद रखना ये बात कि Fe जो होता है यहां पर, Fe+2 जो होता है, ये NO का बहुत अच्छा अवशोषक होता है। क्या बोला मैंने, Fe+2 NO का बहुत अच्छा अवशोषक होता है, लिख लेना इसको, Fe+2 NO का बहुत अच्छा अवशोषक होता है। NO क्या है बेटा, NO एक लिगेंड की भांति कार्य करेगा। अब NO लिगेंड की अगर बात करें तो बेटा NO में आप देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, मैंने आपको पहले बताया था बेटा, इसमें क्या 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, याद है आपको, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है इसमें। तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, ये एक 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड होता है जो कि 3 इलेक्ट्रॉन अपने दे सकता है। अब हमको पता है बेटा, मैंने समझाया था आपको कि जब भी Fe के साथ NO आएगा उसको तो आप NO+ मान करके चलेंगे। तो यदि NO है तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, परंतु यदि NO+ है तब वो क्या करेगा बेटा, 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो बेटा यहां पर सामान्य लिगेंड के तरह 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला की तरह व्यवहार करेगा। और ये जो Fe+H2O5 NOSO4 है, ये होता है बेटा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या होता है बेटा, भूरे वलय की संरचना बनती। ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है बेटा, आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने बेटा कुछ बच्चों ने हो सकता है एक्सपेरिमेंट अपने लेबोरेटरी में करा भी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। तो बेटा यहां पर क्या होता है, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, नाइट्रेट का विलयन लेते हैं, क्योंकि नाइट्रेट जो होते हैं बेटा जल में विलय होते हैं। तो नाइट्रेट का विलयन लिया, हमें रंग नहीं पता उसमें रंग क्या है, हमें नहीं पता नाइट्रेट है भी कि नहीं। तो क्या करेंगे बेटा, पहले बाहर से फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेकर के आएंगे, ताजा बना हुआ FeSO4 लाएंगे, उसको उसमें मिलाएंगे। अब टेस्ट ट्यूब के दीवार पर बहुत हल्की हल्की मात्रा में एसिड को मिलाएंगे। हल्की हल्की मात्रा में एसिड को मिलाना जरूरी क्यों है बताएंगे अभी आपको। इससे क्या होगा, ये अभिक्रिया होगी। अब उससे क्या होगा बेटा, जैसे ही आप इस अभिक्रिया को करेंगे तो क्या होगा बेटा, वो जो टेस्ट ट्यूब है, तो जहां पर जंक्शन है, जहां पर इंटरफेस है, मतलब कि जहां पर जलीय विलयन जो आपके पास विलयन बना हुआ है वो और एसिड मिलेगा, वहां पर आपको रिंग बनती हुई दिखेगी, वलय बनती हुई दिखेगी भूरे रंग की। अब यहां पर आपको सावधानी ये रखनी पड़ती है कि आप एसिड को टेस्ट ट्यूब की वॉल से ही मिला सकते हैं, क्योंकि अगर आपने टेस्ट ट्यूब को बीच में मिला दिया, मान लो अगर आपने एसिड को बीच में मिला दिया, या आपने जोर से पटक दिया, या फिर आपने उसको हीट कर दिया, या फिर आपने वहां पर उसको ऐसे शेक कर दिया, तो क्या होगा। तो देखो बेटा, प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इस यौगिक में Fe के ऊपर क्या चार्ज है बेटा, +1, और Fe+1 में बहुत कम स्थायी होता है। तो ये यौगिक जो बन रहा है, भूरा जो संकुल बन रहा है, इसकी स्थायित्व तो बहुत कम है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप टेस्ट ट्यूब में जब एसिड को ऐड करेंगे तो उसकी वॉल से ऐड करेंगे। अगर आपने डायरेक्टली मिला दिया तो ये यौगिक खत्म हो जाएगा, तो भूरा वलय नहीं बनेगा। अगर आपने हीट कर दिया तो वहां पर उसको एनर्जी मिल जाएगी, तो वो Fe+1 से +2 +3 में जा सकता है, तो रंग खत्म हो जाएगा। अगर आपने उसको शेक कर दिया तो भी उसको एनर्जी मिल जाएगी, तब भी वो Fe+2 Fe+3 में जा सकता है। तो इस यौगिक के बेटा खास बात यह कि आपको बनाते समय कुछ विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ती है। अलोंग द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब आपको ऐड करना होता है। काफी इंपॉर्टेंट यौगिक है, नोट करके चलेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास में है कॉपर सल्फेट का टेस्ट। देखो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको आप याद रख के चलेंगे। देखो बेटा, याद क्या रखना है आपको, अगर हम कभी कॉपर+2 के साथ में साइनाइड को या आयोडाइड को लेकर के आते हैं, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर क्या होता है बेटा, ये दोनों जो होते हैं बेटा, क्या होते हैं, अच्छे अपचायक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अच्छे अपचायक होते हैं। इसको बोलते हैं बेटा अच्छे अपचायक। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि पहली बात तो कि पी ब्लॉक में आप पढ़ करके आ चुके हैं कि आयोडाइड एक अच्छा अपचायक होता है, और CN- क्या होता है बेटा, सूडो हैलाइड। याद है आपको, छद्म हैलाइड होता है। तो यहां पर क्या बेटा, एक प्रबल अपचायक, अच्छा अपचायक है। तो क्या करते हैं बेटा, कॉपर के +2 को उसके कॉपर के +1 में कन्वर्ट कर देते। तो क्या होता है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कॉपर के +1 में, और खुद हो जाते हैं बेटा कन्वर्ट किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा I2 में, या फिर ये हो जाएगा बेटा CN2 के अंदर। इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर क्या होता है बेटा, आपको याद रखना है कि कॉपर+2 के साथ में कभी भी अगर आपको साइनाइड और आयोडाइड मिलेगा तो वो कॉपर+2 हमेशा +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि कभी किसी विलयन में कॉपर+2 अगर आपको साइनाइड और आयोडाइड का दिखेगा तो कभी भी कॉपर+2 नहीं रहेगा, वो कॉपर+1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को आपको याद रख के चलना है, इंपॉर्टेंट बात है। KCN और कॉपर सल्फेट को आपने मिलाया तो क्या होगा बेटा, CuCN2 मिलेगा। अब ये यौगिक स्थायी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां कॉपर+2 में, तो यहां पर अभिक्रिया होगी, कॉपर जाएगा बेटा +1 में, कॉपर CuCN बनाएगा और CN2 साइनोजन गैस का निर्माण हो जाएगा। CN2 की संरचना आप पहले जानते हैं बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा बनेगा, ये C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा बनेगा, ये बन जाएगा। और सेम टू सेम बनेगा बेटा आयोडाइड के साथ, आयोडीन के साथ बन जाएगा। यहां पर याद रखना बेटा, आपको विलेयशील संकुल बनेगा इस प्रकार से। ये बात देखो बेटा, यहां पर कॉपर पे क्या चार्ज है बेटा, कॉपर पे +1 चार्ज है। ये बात आप याद रखे चलेंगे। दोबारा बता रहा हूं कि साइनाइड और आयोडाइड के साथ में कॉपर हमेशा +1 में ही स्थायी हो सकता है, +2 में स्थायी नहीं हो पाएगा।
तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर कॉपर +1 है, और कॉपर +1 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा 4। ये मैंने आपको याद करवाया था, एक्सेप्शन था ये रूल का, इसको आप दोबारा याद रख के चलेंगे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नोट करके चलें। अगला देखो बेटा AgCl और AgBr अवक्षेप अमोनिया था NH4OH में विलय होते हैं। देखो बेटा Ag को Ag संकुल बना सकता है इस प्रकार से। फोटोग्राफी में हाइपोविलियन Na2S2O3.5H2 द्वारा अनअपग्रेडेड AgBr आकृति विकसित होने के समय फोटोग्राफी फिल्म से पृथक करते बेटा फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता था। AgBr पे जब आप सनलाइट को ड्रॉप करते हैं तो Ag और Br2 में टूट जाएगा। इस AgBr पे अगर आप Na2S2O3 लेके आएंगे तो बेटा इसको क्या बोलते हैं हाइपोविलियन, इसको बोलते हैं बेटा हाइपोविलियन। इसके बारे में पहले ही पढ़ करके आ चुके हैं तो दोबारा नहीं बता रहा हूं। हाइपोविलियन हाइपो सॉल्यूशन, यहां बेटा यौगिक बनेगा AgS2O3 के साथ में। ये कैसा होता है बेटा विलयशील संकुल होता है, रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। अगला देखो बेटा अमोनिया की उपस्थिति में कॉपर सल्फेट जलीय विलयन को हल्का नीला रंग गहरे नीले रंग में प्रवेश होता है, क्यों समझना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा ये यौगिक जो है इसको क्या बोलते थे हम, याद है आपको, नीला थोता। ये बेटा हमारे पास में नीला थोता, तो नीला थोता में अगर आप अमोनिया को विलय करेंगे तो क्या होगा बेटा, रंग में परिवर्तन होगा। कैसे, ये होता है बेटा लाइट ब्लू और ये होता है बेटा डार्क ब्लू। तो बेटा लाइट ब्लू से डार्क ब्लू क्यों हो रहा है, क्योंकि लिगेंड पहले वाटर था, लिगेंड कौन है बेटा, अमोनिया है। लिगेंड अमोनिया कैसा बेटा, प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड का मतलब एनर्जी का मान उच्च होगा, और एनर्जी का मान उच्च होगा तो मतलब वॉयलेट की तरफ मूव करेगा, तो ब्लू वॉयलेट की तरफ मूव करेगा, इसलिए यहां पर ऐसा रंग आता है, इसको भी याद रख के चलें। नेक्स्ट देखो बेटा साइनो संकुल का उपयोग उच्च स्थायित्व कारण Ag तथा Au पर विद्युतीय प्राधिकरण के लिए करते हैं। देखो बेटा बात यह है, हमने बेटा सीखा था कि साइनाइड जो होता है ये दुनिया का दूसरा सबसे प्रबल लिगेंड होता है। याद है आपको कनाडा एंड कोलंबिया, तो कनाडा दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो क्या करता है बेटा ये Ag के साथ और Au के साथ में क्या करता है बेटा, संकुल यौगिक का निर्माण करता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। इसी रिएक्शन को बेटा मेटलर्जी चैप्टर में भी देखेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट RHCl PPS3 होल्डर का उपयोग एल्कीनो के हाइड्रोजनीकरण के लिए करते हैं, जो कि समांगी उत्प्रेरण के लिए काम आता है। नेक्स्ट देखो बेटा EDTA-4 का उपयोग जल की कठोरता के मूल्यांकन के लिए करते हैं, इसको याद रखेंगे बेटा। कैल्शियम EDTA-2 का उपयोग पीबी विष को पृथक करने के लिए करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कभी कहीं पर लेड की पॉइजनिंग हो जाती है, लेड पॉइजनिंग मतलब कि पीबी का विष बन जाता है, तब वहां पर हम इस यौगिक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है बेटा, पीबी जो होता है वो संकुल का निर्माण करके अलग हो जाता है, विलय बना करके अलग हो जाता है। नेक्स्ट देखो बेटा कुछ जैविक महत्व वाले यौगिक, जैसे कि क्लोरोफिल में Mg होता है, हीमोग्लोबिन में Fe+2 होता है, इंसुलिन में जिंक होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइड में जिंक पाया जाता है। अगला देखो बेटा धातु कर्म में अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, यानी कि मेटलर्जी में क्या क्या अनुप्रयोग होंगे, देख लीजिए बेटा। गोल्ड तथा सिल्वर का शुद्धिकरण में साइनाइड प्रोसेस, इसको बोलते हैं बेटा मैक आर्थर, याद रख लो बेटा अभी से ही, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस के अंदर यहां पर इस्तेमाल होता है बेटा। कॉम्प्लेक्स का बनेगा बेटा AgCN2- और AuCN2-, याद रखेंगे आप। अगला निकल के शुद्धिकरण में Ni निकल के शुद्धिकरण में बेटा होता है, प्रोसेस का नाम होता है बेटा मॉन्ड प्रोसेस, मॉन्ड प्रक्रम होता है। जब हम बेटा शुद्धिकरण के बारे में देखेंगे तब बनेगा NiCO4, याद रखना है इसको। NH4+ आयन की पहचान के लिए बेटा नेस्लर रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। नेस्लर रिएजेंट क्या होता है, याद रखेंगे K2HgI4+ KOH का विलयन, इसको बोलते हैं बेटा नेस्लर रिएजेंट। अगला देखो बेटा एल्डिहाइड द कीटोन की पहचान कैसे होती है, टॉलेंस रिएजेंट। ये तो बेटा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ करके आते हैं, AgNH3 होल्ड ट्वाइस प्लस, इस प्रकार से निर्माण होता है।